आज हम पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन। 1914 में रशिया एक बहुत बड़ा अम्पायर होता था जिसका राजा जार निकोलस सेकंड होता था। और रशियन एम्पायर में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे, जैसे प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, कैथोलिक्स। और जो सबसे ज़्यादा लोग जिस धर्म को मानते थे वो थे रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। रशिया में मोस्टली पॉपुलेशन डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का जो 85% जो पार्ट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता था। तो उस टाइम रशिया में, यानी कि 1914 के आसपास रशिया में क्या था, बहुत ही इंडस्ट्री होती थी वो बहुत कम होती थी। और सिर्फ 2 ही प्लेस ऐसे थे जिसको इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से बुलाया जा सकता था। एक था पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। 1890s के आसपास रशिया में क्या होता है, रेलवे नेटवर्क एक्सपेंड होता है, इंडस्ट्री बढ़ जाती है, उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होता है और जो वर्कर्स होते हैं वो काम करने के लिए आते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में। 31% वोमेन इन फैक्ट्री में काम करती हैं, पर उनको जो काम के बदले जो वेजेस दी जाती हैं वो आदमी से कम होती हैं। तो यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं वो एसोसिएशन बनाना शुरू कर देते हैं, और जो यहाँ पर वर्कर्स एसोसिएशन बनाते हैं वो एसोसिएशंस आपस में उनके अंदर इतनी यूनिटी होती है कि अगर किसी एक वर्कर के साथ कुछ कहीं भी इंडस्ट्री में बुरा होता है तो वो एसोसिएशन पूरे तरीके से मिलकर उस वर्कर का साथ देती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हार्डशिप में हो वर्कर, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा हो। तो हर एक सिचुएशन में वर्कर्स में इतनी यूनिटी होती है कि वो हर हालत में एक दूसरे का साथ देना पसंद करते हैं। तो ये जो अभी हमने पढ़ा वो था रशियन सोसाइटी इन अर्बन एरिया। अब पढ़ेंगे रशियन सोसाइटी इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में भी लोग क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के पास ही क्या थी, लैंड थी, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द लैंड क्या थी, या तो नोबिलिटी लोगों के पास थी या फिर चर्च के पास थी, तो इसीलिए जो फार्मर्स थे वो इन लोगों से नफ़रत करते थे, इनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। फार्मर्स का मानना था कि जिस लैंड पर ये लोग अपना अधिकार बनाए बैठे हैं वो ज़मीन उनकी है। तो जो फार्मर्स हैं वो चाहते थे कि जो ये लैंड है वो नोबल्स से लेकर किसानों को दे दी जाए। तो जो रशिया में जो पीसेंट्स थे वो डिफरेंट थे, अदर जो यूरोपियन पीसेंट्स थे, जो किसान थे यूरोप के और किसानों से अलग थे। तो यहाँ पर आपके पास ये 1 या 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो रशियन पीसेंट्स थे वो कैसे डिफरेंट थे। तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस था वो क्या था कि जो रशियन पीसेंट्स थे वो उस टाइम जो नोबिलिटी वहाँ थी और जो चर्च थी उसकी बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और वो चाहते थे कि वो जो उनकी लैंड है वो नोबल से वापस ली जाए और उनको रशियन पीसेंट्स को दी जाए। तो वो हमेशा इकट्ठा होकर काम करते थे, और वो जो भी प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट को अकॉर्डिंग टू नीड उस प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर लेते थे। सोशलिज्म इन रशिया में समाजवाद बिफोर 1914, यानी कि 1914 से पहले रशिया में पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल माना जाता था, किसी के पास भी राइट नहीं होता था कि वो राजनीतिक पार्टी बनाए। लेकिन इससे पहले 1898 में एक इलीगल पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी था। और ये जो पार्टी थी, जैसे नाम से ही हम देख सकते हैं कि ये पार्टी किसको लेकर थी, किसके सपोर्ट में थी, वर्कर्स के सपोर्ट में, और ये पार्टी मोस्टली अर्बन एरिया में एक्टिव थी। तो 1900 में वहाँ पर एक और पार्टी बनी जिसको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी के नाम से जाना गया, और ये जो पार्टी थी वो किसानों के लिए थी, और कहाँ पर एक्टिव थी, ये ज़्यादातर रूरल एरिया में। हालांकि जो ये पार्टी थी ये सारी क्या थी, इलीगल थी, दोनों की 2 पार्टी इलीगल थी। और जो ये पार्टी थी ये किसानों को सपोर्ट कर रही थी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी कि किसानों को सपोर्ट कर रही थी। और किसानों की डिमांड क्या थी कि जो लैंड है, जो नोबल्स लेकर बैठे हुए हैं लैंड, उस लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए और उसको किसानों को ट्रांसफ़र
कर दिया जाए। लेकिन मैंने अभी आपको ये भी बताया कि जो ये दोनों पार्टीज़ थी वो लीगल नहीं थी, ये दोनों की दो इलीगल थी। अब जो ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, ये 1903 में क्या होती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक होता है बोल्शेविक, एक होता है मेंशेविक। तो यहाँ भी आपके पास एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। जो बोल्शेविक है उसका हेड व्लादिमीर लेनिन होता है, और जो मेंशेविक है उसका जो हेड होता है वो जूलियस मार्टोव होता है। तो जो बोल्शेविक होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं कि पार्टी कैसी होनी चाहिए, डिसिप्लिन पर बेस्ड होनी चाहिए। वो चाहते हैं कि जो पार्टी में जो मेंबर्स हैं वो क्वालिटी वाले होने चाहिए, और पार्टी के जो मेंबर्स पर उनकी क्वांटिटी पर है कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं है कि हर कोई उस पार्टी का मेंबर बनता रहे। लेकिन जो मेंशेविक थे उनका मानना था कि जो पार्टी है शुड बी ओपन टू ऑल, कोई भी आइए और पार्टी को ज्वाइन कीजिए। अगला टॉपिक है द 1905 रिवॉल्यूशन, यानी कि 1905 में क्रांति हुई थी। उसमें क्या था कि जो जार निकोलस था वो उसके पास फुल पावर थी। देयर वाज नो पार्लियामेंट इनसाइड रशिया, रशिया में कोई भी पार्लियामेंट नहीं थी। जो भी डिसीजन लेना होता था वो जार निकोलस सेकंड लेता था। तो उस टाइम में रशिया और जापान के बीच में एक लड़ाई चल रही थी, और जो रशिया था वो कई बार जापान से हार चुका था। लेकिन फिर भी जो जार निकोलस था वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था अपनी हार को, और वो बार बार जापान के खिलाफ वार शुरू कर देता था और हर बार वो हार जाता था। तो हर बार लड़ाई शुरू करना और फिर लड़कर हार जाना, उसका जो बैड इफ़ेक्ट था वो देश और इकोनॉमी दोनों पर पड़ रहा था। क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा था कि जो एसेंशियल गुड्स थी उनकी प्राइसेस थी वो बढ़ रही थी, और रियल वेजेस, क्योंकि जब भी प्राइसेस बढ़ती है तो हमारी इनकम की जो हमारी जो मनी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और प्रॉब्लम ऑफ फूड की प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो यहाँ पर जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि उन्हें बेटर कंडीशन दी जाए, और इसके लिए वो क्या बनाने लगे, एसोसिएशन बनाने लगे। और एक एसोसिएशन बनाया गया, किसके लीडरशिप में बनाया गया, फादर गैपोन के लीडरशिप में एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बनाया गया, और ये लोग विंटर पैलेस में मिले। और वहाँ पर लेकिन जो राजा था वो उसको पसंद नहीं आती है ये बात कि जो ये एसोसिएशन है ये वहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ है, और राजा क्या करता है, इन पर अटैक करवा देता है और पुलिस को बोलता है कि वो इन पर फायरिंग कर दे। तो इस अटैक में 100 वर्कर्स मारे जाते हैं और 300 वर्कर्स से भी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। तो इस सारे इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ब्लडी संडे। तो इस इंसिडेंट के बाद रशिया में काफ़ी सारे रिवॉल्यूशन आते हैं। तो ब्लडी संडे के बाद रशिया में बहुत सारी स्ट्राइक्स शुरू हो जाती हैं, और जो ये मिडिल क्लास वर्कर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, लॉयर्स होते हैं, ये अपनी एक यूनियन बनाते हैं। और यूनियन ये क्या डिमांड रखते हैं कि रशिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। और जो जार निकोलस था वो इनके प्रेशर में आ जाता है, अंडर प्रेशर हो जाता है वो, और जब वो देखता है कि इनकी जो यूनियन है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और वो राजा को प्रेशराइज कर रही है, तो यहाँ पर जो राजा है वो अलाउड कर देता है कि एक इलेक्टिव पार्लियामेंट बनाई जाए जिसका नाम ड्यूमा रखा जाएगा। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है। तो जो फर्स्ट ड्यूमा थी उसको जो बनाई जाती है वो 75 डे में ही राजा के द्वारा डिसमिस कर दी जाती है। फिर उसके बाद सेकंड ड्यूमा भी बनाई जाती है 3 मंथ के अंदर, और उसको 3 मंथ के अंदर ही बनाया भी जाता है और डिसमिस भी किया जाता है, क्योंकि जो राजा था वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर को रिड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर जो थर्ड ड्यूमा बनती है वो कुछ उसमें चेंजेस के साथ बनती है। उसमें क्या चेंजेस होते हैं कि जो राजा है जो वो क्या करते हैं, वोटिंग लॉ में चेंज कर देता है, वोट डालने के जो अधिकार होते हैं उनमें चेंज कर देता है, और वो ड्यूमा में ऐसे लोगों को शामिल कर लेता है जो राजा के सपोर्टर होते हैं, जिनको ये नहीं उनको ये नहीं पता होता कि वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है, बस उनको राजा को सपोर्ट करना होता है। और जैसे कि कंजर्वेटिव्स, क्योंकि कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो मोनार्की को पसंद करते थे, और जो लिबरल्स, रेडिकल्स थे उनको ड्यूमा से बाहर रखा जाता है, क्योंकि एक्चुअल में जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो लिबरल्स और रेडिकल्स ही थे, तो इनको ड्यूमा से बाहर रख दिया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड रशियन एम्पायर, 1914 में क्या होता है, एक लड़ाई शुरू होती है 2 अलायंस के बीच। एक तरफ होता है जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, और दूसरी तरफ होता है फ्रेंच, ब्रिटेन और रशिया। तो ये जो लड़ाई होती है
इन दोनों अलायंस में ये यूरोप के आउटसाइड भी होती है और यूरोप के अंदर भी होती है, इसीलिए इसको वर्ल्ड वार के नाम से भी जाना जाता है। तो जब स्टार्टिंग होती है तो जो पीपल होते हैं, जो रशिया के लोग होते हैं, वो जार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन और इतना सपोर्ट करते हैं कि जो वहाँ की एक सिटी सेंट पीटर्सबर्ग होती है उसका नाम बदलकर वो पेट्रोग्रेड रख देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सेंट पीटर्सबर्ग है एक ये जर्मन नेम है और लोग उस टाइम जर्मनी से इतनी नफ़रत कर रहे होते हैं क्योंकि जो रशिया की जो लड़ाई होती है वो जर्मनी के ख़िलाफ़ होती है। लेकिन जैसे जैसे जो वार है वो आगे बढ़ती रहती है, वो राजा की जो सपोर्ट होती है वो कम होती जाती है। तो जो जार की जो सपोर्ट है, लोग उसको सपोर्ट कम करना शुरू कर देते हैं। वो सपोर्ट कम क्यों होती है, उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण क्या था कि जो जार था वो इस युद्ध में जो पार्टिसिपेट कर रहा था वो इस युद्ध के बारे में या स्ट्रेटजी के बारे में ड्यूमा से कोई भी कंसल्ट नहीं कर रहा था। तो दूसरा क्या था कि जार ने अपना एक एडवाइज़र रखा हुआ था जो रासपुतिन नाम था जिसका, तो लोग इसको पसंद नहीं करते थे। लोगों का मानना था कि ये पुअर एडवाइज़र हैं, लेकिन राजा इसकी एडवाइस के बिना कोई भी काम नहीं करता था। तीसरा, जो राजा की जो महारानी थी वो जर्मन ओरिजिन से थी और लोगों का मानना था कि राजा जर्मनी के खिलाफ कैसे लड़ सकता है क्योंकि उसकी जो वाइफ है, महारानी है, वो जर्मन ओरिजिन से है। तो जो 1914 से लेकर 1916 का जो टाइम था उसमें जो रशियन आर्मी होती है वो बहुत बुरे तरीके से हारती रहती है जर्मन और ऑस्ट्रियन फोर्सेस से। तो 1947 में क्या होता है, इस जो वार का रिज़ल्ट क्या निकलता है रशिया में कि जो 7 मिलियन पीपल होते हैं वो मर जाते हैं, 3 मिलियन पीपल अपना घर खो देते हैं और जो फसलें होती हैं वो बर्बाद हो जाती हैं और जो बिल्डिंग्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं और रेलवे लाइंस भी तोड़ दी जाती हैं। और इन चीज़ों का इस वार का इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको लड़ाई के लिए बुला लिया जाता है। तो फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं होंगे तो इससे सप्लाई ऑफ गुड्स भी रुक जाती है। और तीसरा क्या है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बंद कर दी जाती हैं, जिन पर तालाबंदी कर दी जाती है। और एक और जो समस्या थी वो समस्या क्या थी, शॉर्टेज ऑफ फूड की। तो आगे रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल मेरी पाठशाला में।